नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। आपको बता दें जिसमें आज हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर। आगामी 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई हैं। आपको बताना चाहेंगे इन चुनाव से पहले अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन भरा है, जिसमें अधिकांश उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना है। इधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रयोग के तौर पर बड़े चेहरों को राज्यसभा में भेजने की तैयारी की है, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस बार राज्यसभा जाने का मन बनाया है। सोनिया गांधी ने राजस्थान राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि वो इस बार लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के बाद यूपी में उनकी रायबरेली सीट को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल यह उठ रहा है कि अगर सोनिया गांधी राज्यसभा चली जाती हैं तो उनकी सीट पर कांग्रेस किस चेहरे पर दांव लगा सकती है, क्योंकि यूपी की रायबरेली सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट भी रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने यूपी में 8वें प्रत्याशी के रूप में जरिए आपको समझाना चाहेंगे कि राज्यसभा चुनाव में क्या खास है, कौन बड़े चेहरे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से उम्मीदवार हैं। बड़े चेहरे के रूप में जो नेता सामने निकल कर आए हैं। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान से उम्मीदवार बनाई गई हैं कांग्रेस की तरफ से। रायबरेली को छोड़कर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन एमपी से उम्मीदवार होंगे राज्यसभा चुनाव के। ये बड़े चेहरे आपको बता रहे हैं। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ओडिशा से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। किन किन राज्यों में राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ आपको बता दें महाराष्ट्र की 6 सीटों पर चुनाव होगा। बिहार में भी 6 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर चुनाव होने वाला है और गुजरात कर्नाटक की 4 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके साथ और कौन सी स्टेट्स हैं, कौन कौन से राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 3 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान, ओडिशा में भी 3 सीटों पर चुनाव होंगे और हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़, हरियाणा में 1 सीट पर चुनाव होंगे और हिमाचल प्रदेश में भी 1 सीट पर राज्यसभा का चुनाव होगा। लेकिन आज जिस पर हम बात करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है। जहां पर लोकसभा की बात करें तो सबसे एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जहां से देश की राजनीति भी तय होती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे।
तकनीकी रूप से जो दिक्कत आ रही है उसको लेकर एक बार फिर से हम ग्राफिक्स पर नज़र डालेंगे, क्योंकि जो गेस्ट हैं हमारे, जो आज मेहमान जुड़ने वाले हैं, वो अभी जुड़ नहीं पाए हैं, जिस वजह से हम उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़े चेहरों पर जो नज़र डालने की कोशिश करेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा कौन कौन से बड़े चेहरे यहाँ पर शामिल हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिए जो जमीन है वो किस तरह में, लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं? देखिए, निश्चित तौर पे राज्यसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है शीतल जी। एक हिसाब से देखें तो कि बीजेपी ने, देखिए, बहुत सारे नए लोगों को मौका दे रही है। बीजेपी ने बहुत सारे नए लोगों को मौका देने का एक तरीके से, अब जो हम राज्यसभा की लिस्ट देख रहे हैं उनमें से गिने चुने फेमस चेहरों को, 2-4 को छोड़ दिया जाए, अश्विनी वैष्णव, जेपी नड्डा जी छोड़ दिया जाए, मुरुगन जी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी नए चेहरों को मौका दिया। और इससे बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे और ज्यादा मजबूत होकर उभर के आती है कि जो नए फेस भी बीजेपी में रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं और उनको भी आगे बढ़ाने का लगातार काम किया जा रहा है। तो उस हिसाब से देखेंगे, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे कि नए लोगों को मौका दे रही है, तो और नए लोग जुड़ेंगे इस वजह से, तो बीजेपी और मजबूत होकर उभर के आएगी। वैसे ही अभी वो पैटर्न और किसी पार्टी में नजर आया नहीं है, और बाकी पार्टी अपने या तो पैसे से बहुत मजबूत होते हैं या धनाढ्य होते हैं, उनको मौका दे रही है, या एक जो बहुत बड़े नेता है पार्टी से और लंबे समय से जुड़े रहे, उनको मौका दे रही है। लेकिन बीजेपी ने कई सारे ऐसे लोगों को मौका दिया। यूपी में जितने भी लोगों को मौका दिया गया, यूपी के जितने भी लोग जा रहे हैं, उनमें ज्यादातर ऐसे फेस है जिनको लोग जानते नहीं है, वो जमीनी कार्यकर्ता। अब एक आध लोग सब विधानसभा का चुनाव लड़ाए कई ने और वो हार गए चुनाव में, उसके बाद भी उन्होंने, पार्टी ने उनको रिकॉग्नाइज किया और राज्यसभा भेजने का फैसला किया। ठीक है राहुल जी, एक और सवाल रहेगा, उसके बाद में बीजेपी के जो हमारे साथ नेता बैठे हुए हैं उनके पास जाना चाहूंगा। राहुल जी, सवाल यह रहेगा जिस पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जो रायबरेली से सांसद थी, लोकसभा सीट से वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें राज्यसभा में आना और राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर सामने आना, इसके मायने क्या हैं? देखिए, एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो यूपी में कांग्रेस का संगठन बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो रायबरेली, ऐसा नहीं है कि रायबरेली से छूटी है, रायबरेली में भी कांग्रेस का संगठन बिल्कुल खत्म है। तो कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेता को रायबरेली में इसलिए लोकसभा चुनाव में नहीं उतारना चाहती है। तो मुझे लग रहा है कि उनकी एज ज्यादा हो गई है, उनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, वो लगातार बीमार भी रहती है कि वो चुनाव प्रचार कर पाएंगी। और बीजेपी ने जैसा पिछली बार किया था राहुल गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के अपोजिशन में उन्होंने स्मृति ईरानी जी को उतार दिया और वहां राहुल गांधी जी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि उनकी पूर्व अध्यक्षा इस तरीके से पार्टी की सर्वे सर्वा वो चुनाव हार जाए, और कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा अगर जो रायबरेली से चुनाव लड़ती है और हार जाए तो। इसीलिए कांग्रेस एकदम बिल्कुल सेफ गेम खेलना चाह रही है, और बीजेपी इस चीज से भी पीछे नहीं हटेगी। अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती तो बीजेपी एक बड़ा टारगेट मान के उनका एक तरीके से पॉलिटिकली हंट करती उनको, जैसे राहुल गांधी जी को उन्होंने अमेठी में किया था। ठीक है। बीजेपी के नेता भी मनोज पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, सबसे पहले इसी से शुरुआत करना चाहूंगा कि आपने राज्यसभा में जो उम्मीदवार उतारे हैं उसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जो नए चेहरे हैं, यानी नए चेहरों पर आप दांव खेल रहे हैं। साथ ही लोकसभा की बात करें, लोकसभा से पहले ये राज्यसभा में उम्मीदवार उतारना, क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? किस रणनीति के साथ राज्यसभा में चुनाव लड़े जा रहे हैं? चेहरे हैं, बहुत अनुभवी चेहरे हैं सारे यूपी में। आप ये देखिए कि सुधांशु त्रिवेदी दूसरी बार उनको बनाया जा रहा है और राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, पूरा देश उनको जानता है और हम और आप सब लोग सुनते भी हैं उनको। और जो लोग बनाए गए हैं वो भी पार्टी के बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। उन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर पार्टी की सेवा की है उन लोगों ने। तो कोई ऐसे नए चेहरे नहीं है और सब बहुत अनुभवी चेहरे हैं और सबको रहे 10 सीटों की, उसके आधार पर अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण करें तो किस तरह से कर सकते हैं? क्या लगता है आपको, क्या समीकरण बन सकते हैं इन 10 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश की?
देखिए, 2 पे उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, बाकी बीजेपी ने किया है। तो देखिए, ऐसा कोई राज्यसभा को लेके ठीक है, एक उनकी जो एमएलए रही है उन्होंने खुलेआम घोषणा कर दी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगी। थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है अखिलेश यादव के लिए, लेकिन उतना बड़ा देखिए राज्यसभा को कोई इतना बड़ा सीरियसली भी नहीं लेंगे अखिलेश यादव इस वक्त, जब लोकसभा चुनाव सर पे है। ना बीजेपी भी उतना, बीजेपी तो हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेती है, चाहे वो राज्यसभा या एमएलसी कुछ भी हो, तो वो बहुत अच्छे से हर चुनाव को मैनेज करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को अगर जो कहीं ज्यादा फोकस करना होगा तो मुझे लगता है कि वो करेंगे अपने लोकसभा चुनावों पे। लोकसभा चुनावों में देखिए, ना तो उनका अभी कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन हो पाया है, वो इंडिया अलायंस में जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी अभी बिल्कुल एक उहापोह की स्थिति है। यूपी में क्या समीकरण बनेंगे, मायावती अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो उस हिसाब से देखेंगे तो जो एक टाइम पे सब लोग चर्चा कर रहे थे, जो भी राजनीति की चर्चा करते हैं वो लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत मुश्किल हो सकती है बीजेपी को यूपी में, अगर जो बीजेपी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लोकदल और बीएसपी भी शामिल हो जाती है। लेकिन बीएसपी ने वो सारे के सारे पत्ते पहले ही खोल दिए और बीएसपी बोलती है वो अकेले चुनाव में जाएंगे। उसके बाद अखिलेश यादव भी अभी मुझे लगता है कि अकेले चुनाव में जाएंगे, कांग्रेस को भी अकेले ही जाना होगा। तो उस हिसाब से देखें तो बीजेपी के लिए तो कोई मुश्किल है नहीं यूपी, लेकिन हाँ अखिलेश यादव उस पोजीशन में जरूर है कि वो हर एक सीट पे जहां जहां वो लड़ेंगे बहुत अच्छे से फाइट दे पाएंगे। अखिलेश यादव का अभी भी जो जैसे बीएसपी का एक तरीके से आप देखेंगे कि उसकी स्थिति बड़ी कमजोर थी, लेकिन अखिलेश यादव कमजोर स्थिति में नहीं है यूपी में, और वो बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का कोई ऐसा पता है नहीं, कांग्रेस चुनाव लड़े ना लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसी सवाल पे आना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस के नेता मोहिंदर प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहिंदर जी, पहले तो स्वागत है आपका। मोहिंदर जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और राहुल जी कह रहे थे कि कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं, यानी कांग्रेस की जमीन जो है वो खिसक गई है और कांग्रेस पूरी तरह से इम्बैलेंस हो गई है, चाहे वो आगामी राज्यसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत देखा जाए तो। क्या लगता है आखिर वजह क्या है कांग्रेस की टूट की? जी, आप सुन पा रहे हैं? चले, लगता है मोहिंदर जी हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि तकनीकी रूप से इस समय दिक्कत हो रही है। लेकिन वापस राहुल जी के पास जाना चाहेंगे क्योंकि राहुल जी अभी कांग्रेस की बात कर रहे थे। राहुल जी, आपने कांग्रेस की बात उठाई और कांग्रेस के जो हमारे साथ नेता हैं वो भी बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कांग्रेस की इस बड़ी टूट की? नेता एक एक कर उनसे भाग क्यों रहे हैं? वजह क्या है इसके पीछे? क्या आपको लगता है कि क्या कांग्रेस में क्या कमी रह गई, किन कमियों के कारण उनके नेता उन्हें छोड़ रहे हैं, और आने वाले समय के लिए कांग्रेस क्या सोच रही है, किस तरह से रणनीति तैयार करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो भी स्ट्रेटेजी है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, और ना कांग्रेस के नेता उसको इंप्लीमेंट करने में कोई दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर जो कांग्रेस इस चीज में दिलचस्पी लेती है, उनकी सीनियर लीडरशिप इस चीज में दिलचस्पी लेती, तो राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे तो उससे पहले जो भी सहयोगी थे इंडिया गठबंधन, शुरुआत में लगा था कि बहुत अच्छा गठबंधन बनेगा, इनका जो भी अलायंस बनेगा जिसको ये नाम इंडिया दे रहे थे वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इनसे सब छिटकते चले गए तो उससे एक चीज समझ में आ गई है कि कांग्रेस में भी वो कैपेसिटी नहीं है कि वो जो भी विरोध समान विचारधारा वाले मान लीजिए या जो बीजेपी के विरोधी हैं उनको एक साथ ला सके, और एक साथ कांग्रेस को धागा ही नहीं बन पाई कि सबको एक साथ जोड़ के रख सके, और उसके लिए कांग्रेस को बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी थी। लेकिन जब इनका शीर्ष नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी, जिनके बगैर कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बिजी रह गए, बाकी लीडरशिप प्रेस रिलीज लिखने में बिजी रह गई, मीडिया मैनेजमेंट में बिजी रह गई, भारत जोड़ो यात्रा में इतना सारा इन्होंने वक्त गवा दिया कि जिस चीज पे जब लोकसभा बिल्कुल सर पे खड़े हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बिजी है, तो उससे समझ में आ गया और बाकी दलों को कि कांग्रेस बहुत ज्यादा सीरियस है नहीं इस चीज को लेके। ठीक है, वापस बीजेपी के हमारे नेता बैठे हुए हैं, उनके पास भी जाना चाहेंगे। मनोज जी, आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी की रणनीति तो हमने देख ही ली, किस तरह से चेहरों को जो है वो राज्यसभा चुनाव के लिए उतारा जा रहा है, कौन बड़े बड़े दिग्गज नेता उतर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस की ज़मीन खिसक रही है। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो किस तरह से आप, हालांकि 2019 में हमने देख लिया, लोकसभा चुनाव में 2014 में देख लिया, क्या कांग्रेस अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है? जिस तरह से जो अभी की स्थिति बन रही है, एक एक नेता छोड़ रहे हैं।
शीतल जी, स्थिति ये है कि अगर कोई भी पार्टी अगर अनुशासन नहीं होगा तो पार्टी चल नहीं पाएगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस में अनुशासन की कमी है, और जितने यहाँ पर सीनियर लीडरशिप है वो यूथ को सामने नहीं आने देना चाहती। वो इसलिए यूथ को सामने नहीं देना चाहती क्योंकि उनका एक छत्र राज खत्म हो जाएगा। आप पुराना इतिहास उठा के देख लो कि हिंदुस्तान में 130 साल पुरानी पार्टी, आज वो पार्टी कगार पे आके खड़ी हो गई है कि उसे क्षेत्रीय दलों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ये प्रार्थना करनी पड़ती है कि भाई कोई हमें 1 सीट दे दो, कोई 2 सीट दे दो, कोई 4 सीटें दे दो। तो कांग्रेस जो पूरे देश में न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा जो निकाल रही है, इस यात्रा को निकालने से पहले कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। और देखिए, ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे देश के में प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने पार्लियामेंट को स्टार्ट होने से पहले एक बार ये कहा कि हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए।